आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा हम मानते हैं। और इसी क्रम में आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस के वन लाइनर प्रश्न, वो भी चैप्टर वाइज। ये जो सामने आप PDF देख रहे हैं मित्रों, तो इस PDF में ही चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन जो आपको वन लाइनर प्रश्न हैं वो मिलेंगे। और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको YouTube चैनल है राजस्थान एग्ज़ाम मंत्रा, इस YouTube चैनल पे जाना होगा और इसके किसी भी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ से ये जो PDF है इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज हर क्लास के जो चैप्टर वाइज वन लाइन प्रश्न हैं SST की बुकों से लिए हुए और राजस्थान की बुकों से लिए हुए उनको तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जानकारी ये है मित्रों कि आप अगर ये राजस्थान एग्ज़ाम मंत्रा इस YouTube चैनल तक पहुंचना चाहते हैं तो चाहे तो वीडियो में ही इसका लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से इस YouTube चैनल पे पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर आपको RBSC की बुक्स चाहिए 6 से लेकर 10 तक की SST की बुक्स और राजस्थान की बुक, आपको पता है वो रीड की दृष्टि से कितनी इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रश्न हैं डायरेक्ट बुकों से ही उठ के आ रहे हैं, तो अगर आपको 6 से लेकर 10 तक की SST की बुक चाहिए तो वो आप PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही राजस्थान GK वाली जो बुक हैं उनका भी डाउनलोड का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको इसी तरह से समय समय पर जो फ्री स्टडी मटेरियल है रीड से रिलेटेड तो उसकी जानकारी देते रहें। तो इसलिए आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलते हैं प्रश्नों पे। जो आपके क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर वाइज प्रश्न हैं उनको थोड़ा देखते हैं, तो आपकी तैयारी इससे बहुत अच्छी होगी। बाद में आप चाहें इसको फिर PDF के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा सामाजिक परिवेश। एक और बात यह है मित्रों कि रीड में कुछ टॉपिक हो सकता है कि आपके यहाँ से नहीं हो, मगर आपका जो मेन पेपर है रीड के बाद जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं बताए हैं। केवल 6 से लेकर 10th तक की जो बुक्स हैं उनके बारे में बताया है कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मित्रों, और सभी चैप्टरों में से जो मुख्य लाइन्स हैं, मुख्य वन लाइनर है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा सामाजिक परिवेश। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है? परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सभी एक साथ रहते हों कहलाता है संयुक्त परिवार। जिस परिवार में केवल माता पिता व उनकी संतान नहीं, संतान ही रहते हों कहलाता है एकल परिवार। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होते हैं? पड़ोसी। अगला चैप्टर है विविधता में एकता। हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ हैं? असम में। राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसलें उत्पादित होती है? ज्वार, मक्का, बाजरा। असम में चाय की खेती होती है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है वहाँ पे भी काफ़ी चाय के बागान हैं, और भी कई क्षेत्र हैं। पर मुख्यतः जैसे जो बुक के अनुसार अपन बात कर रहे हैं, बुक में जो वन लाइनर दिए हुए हैं, बुक में जो लाइन्स दी हुई है उनके अनुसार ही अपन तैयारी करेंगे। तो बुक के अनुसार कहाँ बताया है? असम में। बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। पोंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तमिलनाडु। गणगौर व तीज किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? राजस्थान। छठ पूजा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहार। बैसाखी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? पंजाब। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? बिहार का। ढोकला खमन कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? गुजरात का। दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? राजस्थान का। इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? दक्षिण भारत का। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, पता है आपको। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। नेक्स्ट है हमारे बाजार। वस्तु के बदले में वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु का आदान प्रदान। वस्तु के बदले में पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय।
वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं कहलाते हैं थोक व्यापारी। पता है आपको, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं और उस सामान को कोई भी लेने जाए उसके अलावा दुकानदारों को वो बेचते हैं, तो उनको अपन कहते हैं थोक व्यापारी। वह व्यापारी जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है, अंतिम उपभोक्ता मतलब कस्टमर, जो आगे चीज़ को नहीं बेचे बल्कि खुद ही उपयोग में करे। तो हम लोग जैसे कस्टमर होते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो नॉर्मली दुकानों पे, शॉप पे वगैरह जाते हैं तो उनको बोलते हैं रिटेलर, उनको बोलते हैं रिटेलर, खुदरा या फुटकर व्यापारी। भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। एटीएम मशीन का पूरा नाम बताइए? ऑटोमेटिक टेलर मशीन आया हुआ है प्रश्न। परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग कौन सा है? कुटीर उद्योग। ये फैमिली मेंबर मिलके जो काम करते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, कोई छोटा मोटा अगर कोई उद्योग करते हैं तो वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। लगभग 20 व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा उद्योग किस श्रेणी में आता है? लघु उद्योग। 10 व्यक्तियों से लेकर 100 व्यक्तियों तक अगर कोई उद्योग है जिसके अंदर इतने व्यक्ति काम करते हैं तो वो लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि भाई 20 व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा उद्योग किस श्रेणी में आएगा? तो लघु उद्योग की श्रेणी में आएगा। यही ये 40 व्यक्तियों के लिए पूछे, 50 के लिए पूछे, 70 के लिए पूछे, तब भी किस में आएगा? लघु उद्योग की श्रेणी में। सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण। संगठित रूप से व्यक्ति जब अपनी आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं कहलाता है सहकारिता। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? 15 सदस्यों का। जब कोई व्यक्ति किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है तो कहलाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से कानून का प्रावधान है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? 20 लाख रुपए तक की। आपको कोई चीज़ आपने खरीदी है, उसमें कोई फॉल्ट है, ख़राब है और आप उसकी कंप्लेन करना चाहें तो जिला स्तर पे, जिला उपभोक्ता में आप शिकायत कर सकते हैं। राज्य स्तर पे जैसे बड़े अमाउंट का मामला है तो राज्य उपभोक्ता आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं। अगर उससे भी राज्य के लेवल से भी बड़े अमाउंट का मामला है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। तो जिला उपभोक्ता मंच पे आप कितने रुपए तक की शिकायत कर सकते हैं? 20 लाख रुपए तक की शिकायत कर सकते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? 1 करोड़ से अधिक। दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना क्या कहलाता है? शोषण। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदलकर नया देने का वादा क्या कहलाता है? गारंटी। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु दोष मुक्त करके देने का वादा कहलाता है वारंटी। गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है मित्रों? गारंटी में आपको जैसे कोई जीन्स है, मान लो कोई भी चीज़ जो खराब आई है, जो आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आपको बदल के नई चीज़ दी जाएगी। कोई भी कूलर है, पंखा है, कुछ भी, वो नया दे दिया जाएगा। और वारंटी में क्या होता है? उसी चीज़ को वो रिपेयर करके दे देते हैं कि भाई आपने ये प्रॉब्लम बताई थी, ये हमने रिपेयर कर दी है और ये वापस आपको दी जा रही है। तो ये चीज़ कहलाती है वारंटी। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से करवाया जाता है? सहकारिता विभाग से। अगला चैप्टर है सरकार व लोकतंत्र। सरकार का कार्य क्या होता है? सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति, राजा या रानी या किसी व्यक्ति के पास हो तो सरकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? जो कि पहली व्यवस्था थी राजतंत्र। अब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है तथा निर्णय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहभागिता होती है, उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। जब लोक हित को ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिए जाएं, ऐसी सरकार क्या कहलाती है? तानाशाह सरकार। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क नागरिक की आयु कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष होने पर आप जो है वोटिंग कर सकते हैं, सरकार को चुन सकते हैं। बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया गया है। भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को सहमति दी है। ये अधिकार कौन कौन से हैं? जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? PC एंड PNDT कानून 1994 इम्पोर्टेंट है।
कन्याओं से या महिलाओं से रिलेटेड जो भी कानून है या जो भी प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। बाल विवाह रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? किशोर न्याय अधिनियम 2000। बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कोई बच्चा परेशानी में है, किसी को कोई बच्चे को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है वगैरह, तो आप इस तरह की बातों की कंप्लेंट 1098 पे कर सकते हैं। यह है चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098। नेक्स्ट चैप्टर है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण व शहरी। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया है? 73वें संविधान संशोधन में। पंचायती राज व्यवस्था को किस में अपनाया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया है? 73वें। और शहरी स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया है किसमें? 74वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना 73वां 74वां। 73वां जो है ग्रामीण से रिलेटेड है और 74वां जो है वो नगर से रिलेटेड है, शहरों से रिलेटेड है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है वो 2 अक्टूबर को आता है। तो महात्मा गांधी जी ने ही पंचायती राज व्यवस्था की जो है काफ़ी ज़्यादा पैरवी की थी कि भाई गांव के लोगों को भी जो है शासन है उसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं? त्रिस्तरीय की बात हो रही है तो 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वार्ड सभा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है? जैसे ग्राम पंचायत में जो भी सरपंच वगैरह चुने जाएंगे तो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, पर वहाँ पे ऑफिस में कोई एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त होता है जो जानते हैं सरकारी कर्मचारी परमानेंट होता है, जो वहाँ के कामकाज को देखता है। तो वो कौन होता है? ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत के कार्य कौन से हैं? ये शुद्ध पेयजल, सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश आदि। ये अगला चलते हैं, नवा प्रश्न। ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है? ग्राम सचिवालय में सरपंच कब उपस्थित रहता है? जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ग्राम सेवक वगैरह, इन सबके साथ में तो महीने में 4 दिन उपस्थित रहेगा ये, 5 तारीख को, 12 तारीख को, 20 तारीख को और 27 तारीख को। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। ग्राम पंचायत की बात हो गई, अब आई ये है बात पंचायत समिति की। इसका मुखिया कौन कहलाता है? प्रधान कहलाता है। 5 साल के लिए चुना जाता है। पंचायत समिति के कार्य कौन से हैं? ये भी कार्य हैं पंचायत समिति के, आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति के कार्य के लिए कौन सरकारी अधिकारी होता है? इसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी, BDO। पंचायत समिति के फिर ऊपर आती है जिला परिषद। तो जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख। ये भी अपन नॉर्मली कहते हैं डायरेक्टर के चुनाव हो रहे हैं, है ना। तो जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। और ये कितने साल के लिए? वही 5 साल के लिए चुना जाता है। इनके भी निम्न कार्य हैं। जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या इसको CEOB बोलते हैं। CEOB बोलते हैं। अगला प्रश्न है 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर पालिका। ठीक है, 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर परिषद। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। 20,000 से 1 लाख तक नगर पालिका, 5 लाख से 1 लाख से लेके 5 लाख तक नगर परिषद, 5 लाख से अधिक नगर निगम। नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद का मुखिया सभापति कहलाता है। ये सब 5-5 साल के लिए चुने जाते हैं। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? मेयर या महापौर कहलाता है। इन सभी शहरी व ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तीनों शहरी संस्थाओं के कार्य क्या होते हैं? अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य, पता है आपको। अगला प्रश्न है मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी कहलाता है निर्वाचित, और पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, पदाधिकारी द्वारा अपनी सहायता के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? मनोनीत।
जैसे सरपंच चुन लिया, फिर उसके बाद भी बहुत सारे कुछ पद होते हैं, तो जो है सरपंच उनको चुनता है, तो वो मनोनीत व्यक्ति कहलाते हैं। जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था अगला चैप्टर है। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। जिला प्रशासन को अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है? जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है? शांति कानून, वो कानून व्यवस्था बनाए रखना वगैरह, इसी तरह के बहुत सारे कार्य हैं, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर, जिले का अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, ठीक है। जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है? पुलिस अधीक्षक, एसपी जिसको बोला जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एडीएम। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार इसको बोलते हैं, ये होता है एसडीएम। संपत्ति यानी जमीन जायदाद, खरीदारी, विवाह, किराना, संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? ये दीवानी विवाद आते हैं। हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? फौजदारी विवाद में आते हैं। तो विवाद किस तरह के? दीवानी विवाद, फौजदारी विवाद, और अगला है राजस्व विवाद, इसमें होते हैं भूमि संबंधी विवाद। कृषि भूमि का उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद इस श्रेणी में आते हैं, ये कहलाते हैं राजस्व विवाद। तो दीवानी, फौजदारी और राजस्व विवाद। जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एफआईआर का पूरा नाम क्या है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। अपन एफआईआर कराने जाते हैं ना, कोई बात हो जाती है तो कि भाई एफआईआर तो करा के आओ, तो ये है प्रथम सूचना प्रतिवेदन यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मित्रों, ये जो है आपका क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर हैं, इनके हमने 1 लाइनर देखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और वहाँ पे भी इनको चेक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, अपने खुद के प्रश्न भी बनाइए, जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। आपका दिन शुभ हो और आप बहुत अच्छी मेहनत करें, बहुत अच्छा अंकों से आप पास हो, यही हमारी कामना है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, ज़रा भी अगर हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का फ्री स्टडी मटेरियल हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। इसी तरह से आपकी मदद करते रहेंगे, समय समय पर आपको बताते रहेंगे। और भी कोई रिवीजन वगैरह करवाने हैं तो हम करवाते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।